अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं हमने कुछ पढ़ ली थी और कुछ जो है वो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सबसे पहले हमारी ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या होता है, दिस ब्रांच डील विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। ठीक है, इस ब्रांच में आप क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की तैयारी जब करनी होती है तो वो उसकी हम क्या कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर किसी इंडस्ट्री में कोई शॉप बन रहा है तो वो उसकी क्या हो रही है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री में शॉप किस तरह बन रहा है, इंडस्ट्री में शुगर किस तरह बन रही है, इंडस्ट्री में जो है वो जो आपके कॉपी के पेजेस हैं वो किस तरह बन रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम जो आप स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल तजारती पैमाने पर जो है वो आपने उसको यानी कि बड़े लेवल पर उसको किस तरह तैयार करना है, इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक हो गया, दोबारा सुन लें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तजारती पैमाने पर या बड़े स्केल पर जो है वो किसी चीज़ को बनाने के तरीके के बारे का इल्म हासिल करते हैं, उसको बनाने के तरीके पढ़ते हैं। उस वो कौन सी ब्रांच है आपके पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा देखें, इट डील्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। ठीक है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेसिक केमिकल यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं वो आपको बताता भी हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स आपके बनते हैं, वो कैसे बनते हैं उनके तरीक़ों को जो है वो पढ़ना कि इंडस्ट्री में किस तरह बन रही है। जैसे यहाँ पर जो है वो एक लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है वो किस तरह बनती है इंडस्ट्री लेवल पर, ये आप पढ़ेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ऑक्सीजन बन रही है ये ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर के ऊपर यूज़ होती है। ठीक है, वो पेशेंट्स जो खुद से ठीक से सांस नहीं ले सकते उनके लिए ये ऑक्सीजन प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अमोनिया के अलावा कास्टिक सोडा एंड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तमाम केमिकल्स बेसिक केमिकल्स हैं। फिर इन केमिकल्स से फर्दर जो है वो हम केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर्स में देखें आप, कुछ केमिकल इंजीनियर्स आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर एक जो है वो इंडस्ट्री है जहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स को क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच है उस ब्रांच का नेम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो जो है वो ना एक रेडिएशंस है। ठीक है, रेडियो क्या होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, कुछ रेज होती हैं। एक्टिविटी कि वो रेज किस तरह पैदा हो रही हैं। ठीक है, और इनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का पता चल गया। रेडियो एक्टिविटी मीन कुछ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो जो है वो वेव है। ठीक है, एक जो है वो रेडिएशंस की किस्म है और एक्टिविटी के वो किस तरह पैदा होती हैं और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट है। इसके अलावा देखें न्यूक्लियर प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत से न्यूक्लियर जो प्रोसेस हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही आपको वर्ड का पता चल जाना चाहिए कि न्यूक्लियर जो है वो वर्ड कहाँ से निकला हुआ है, न्यूक्लियस से। यानी कि एटम होगा आपके पास तो एटम के सेंटर में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है उसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, और जब ये टूटते हैं या बनते हैं तो इनसे जो है वो क्या होता है, कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं, फिर उनकी एक्टिविटी को पढ़ते हैं, उनके प्रोसेस को पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उनकी ये जो पैदा हुई हैं रेज, इनकी खसूसियात क्या हैं। ठीक है, कुछ जो है वो आपके पास एक्स रेज पैदा हो जाएंगी, कुछ जो है वो आपके पास बीटा रेज पैदा हो जाएंगी। ठीक है, कुछ जो है वो आपके पास अल्फा रेज पैदा हो जाएंगी। तो ये तमाम रेज जो है वो देखें एटम से ही पैदा हो रही हैं, उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं कि उनकी एक्टिविटी, उनकी रेडिएशंस के बारे में हम जो है वो किस तरह जो है वो पैदा हो रही है, उनके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, इट हैज़ वेस्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशंस के ज़रिए हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है या जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप एक्सरे करवाते हैं। वो एक्सरेज कहाँ से पैदा हो रहे हैं जी, न्यूक्लियस से ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आप इसमें स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा जो है वो बीटा रेज और डिफरेंट जो रेज हैं उनको जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। जैसा कि इन्वायरमेंटल से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर माहौल के बारे में जो उसका केमिस्ट्री होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट का मतलब तो हो गया ना माहौल, केमिस्ट्री का इल्म कीमिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। माहौल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। माहौल के कंपोनेंट्स बेसिकली जो है वो आपके पास हवा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगी जी, इसके अलावा आपके पास हवा मट्टी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अलावा आपके पास पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास 3 कंपोनेंट्स मैंने लिख दिए हैं किसके, इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो ये ब्रांच क्या करती है, दिस ब्रांच डील विद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे आप। पानी क्या होता है, पानी किस तरह बनता है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, मिट्टी में जो है वो क्या क्या चीज़ें, ईच ऑफ एवरीथिंग। और देन आप इसमें क्या पढ़ते हैं, एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें जो है वो आप इंसान की जो एक्टिविटी एनवायरनमेंट के अंदर उसको डिस्कस, मिसाल के तौर पर अगर जो है वो पानी है, ठीक है, उस पानी में जो है वो हम गंदा पानी जो है वो ऐड कर देते हैं, अपना सीवेज का वाटर जो होता है वो साफ़ किसी दरिया के पानी में ऐड करते हैं, तो क्या हो रहा है कि ये ह्यूमन की एक्टिविटी है ना, ह्यूमन कर रहे हैं। तो ह्यूमन की एक्टिविटी को पढ़ा जाता है कि ह्यूमन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और इन्वायरमेंट किस तरह आलूदा हो रहा है और उसको किस तरह साफ़ किया जा सकता है। ईच ऑफ एवरीथिंग आप पढ़ते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके अलावा हवा को देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी जो है वो आपको हवा के बारे में और माहौल के बारे में बताया गया कि टेम्परेचर जो है वो अगर आपकी हवा गंदी हो जाती है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मिकदार आ जाती है, तो क्या होगा, ये जो सूरज की रेडिएशंस नीचे आ रही हैं, ठीक है, हमारे माहौल में आ जाती हैं, लेकिन सम टाइम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर्स बन जाने की वजह से वो रेडिएशंस जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाती, बल्कि वो क्या हो जाती हैं, माहौल में ही रहती हैं, जिससे माहौल जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप देखें कि यहाँ से CSF भी खारिज हो रही है गैस, यहाँ से जो कि आपके AC और फ्रीज़र वगैरह से खारिज होती हैं, गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा जो है वो ईंटों के भट्टे, ठीक है। तो ये सारा धुआं जो है वो आपके माहौल को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो इसको किस तरह साफ़ किया जा सकता है, ये आप डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। मिट्टी जो है वो अगर आप अपने घरों का कूड़ा करकट जो है वो मिट्टी में फेंक रहे हैं, तो किसी साफ़ जगह की मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको किसी भी कंपाउंड का जो है वो सैंपल दिया जाता है, ठीक है, और उस सैंपल का आपको नहीं पता कि वो सैंपल क्या है, तो आप जो है वो उसको केमिस्ट्री की मदद से, केमिकल रिएक्शंस की मदद से आप बताते हैं कि ये जो है वो फलां कंपाउंड है, ठीक है। दिस ब्रांच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई सैंपल दिया जाता है, उस सैंपल में कहा जाता है जी बताएं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी मिकदार क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ वाटर, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इस बीकर में मैं ऐड कर देता हूँ क्या, NaCl, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ क्या, NaCl। अब आपको नहीं पता कि इसमें क्या है, ठीक है, हो सकता है इसमें मैंने जहर ही ऐड किया हो, तो अगर आप चखेंगे तो हो सकता है जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो आपने केमिकली जो है वो बताना होगा मुझे कि सर इसके अंदर जो है वो NaCl और वाटर मौजूद है, ठीक है। वो आप कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए आप इसके जो है वो उसने क्या कहा हुआ है इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनको सेपरेट करना होता है, ठीक है। अब आप किसी भी तरह से जो है वो केमिकल रिएक्शंस की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सर इसके अंदर NaCl और पानी मौजूद है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने ये बताना होता है कि इसमें जो है वो कितनी कितनी मिकदार है, NaCl की कितनी मिकदार है, वाटर की कितनी मिकदार है, ठीक है। तो वो कहता है कि द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रियर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब प्रियर का मतलब क्या होता है, प्रियर का मतलब होता है बिफोर या पहले, ठीक है, प्रियर का मतलब क्या होता है, बिफोर या पहले। तो वो कहता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रियर होते हैं किससे, सेपरेशन से, ठीक है।
अब आपने पहले क्या करना होता है, आपने पहले जो है वो उसका क्वालिटेटिव टेस्ट करना होता है, आपने बताना होता है कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, फिर आपने इनकी मिकदार को बताना होता है और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव प्रोवाइड आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया कि आप इसमें बता देंगे NaCl और H2O मौजूद है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव टेस्ट। फिर आपने क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट करना होता है, तो जो आपको क्या बताता है, अमाउंट बता देता है उस चीज़ की। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक डायग्राम में इसमें देखें ज़रा, ये लड़की जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पर देखें डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस के ज़रिए यहाँ पर आग जलाई हुई है। ठीक है, और ये लड़के इसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में इस केमिकल्स को। तो ये जो है वो क्या थी, एनालिटिकल केमिस्ट्री थी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है जी मैटर की। मैटर क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, आप मैटर, आपके पास कोई मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। ठीक है, मैटर को उर्दू में क्या कहते हैं, मादा। अब मादा जो है वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि मैस रखती है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, वज़न होगा, और वो क्या करेगी, ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, कुछ ना कुछ क्या करेगी, जगह घेरेगी। ठीक हो गया। तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, कोई भी सेलफोन पड़ा है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो आप देखें उसको उठाएं, उसका कुछ ना कुछ वज़न होगा। इवन के पेंसिल को देख लें आप, इवन के जो है वो आप पेजेस को देख लें कॉपी के, तो वो भी जो है वो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, और जब आप उसको किसी जगह पर रखेंगे तो वो जगह भी घेरेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा जी, मैटर होगा। आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा मैटर क्या होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या गैसेस जो होती हैं वो मैटर होती हैं? थिंक अबाउट इट। चलें आपको मैं बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज कि गैसेस जो है ना, यस वो बिल्कुल मैटर होती हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हमसे कोई पूछ ले जी मैटर होती हैं, तो बताएं आप किस तरह होती हैं मैटर, प्रूफ दें। तो आपके पास प्रूफ ये होगा कि आपने क्या करना है, एक बलून लेना है। ठीक है, उस बलून में आपने क्या करना है, हवा भर देनी है। ठीक है, अब जैसे ही इस बलून में आप हवा भरेंगे तो ये बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना। उसके बाद ये देखिए, अब इस बलून के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, और इस बलून का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, गैसेस भी क्या होती हैं, मैटर्स होती हैं। आवर बॉडीज़ एंड थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। ठीक है, हमारे जिस्म, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं। सब्सटेंस क्या होती है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो खालिस हालत में पाई जाती है उसको आप क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है NaCl, ठीक है, NaCl है, तो ये जो है वो अगर प्योर फॉर्म में, ठीक है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, ये एक टुकड़ा है इसका NaCl का, और सारा का सारा इसमें NaCl पड़ा हुआ है, इवन कि एक ज़र्रा भी जो है वो किसी चीज़ का नहीं है, तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, सब्सटेंस हो जाएगी। ठीक है, H2O। ठीक है, अगर सारा का सारा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये डिस्टल वाटर है। ठीक है, तो डिस्टल वाटर के अंदर जो है वो सिर्फ H2 और O मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ सब्सटेंस है। एवरी सब्सटेंस एज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फिक्स कंपोजिशन से क्या मुराद है कि इसके अंदर देखें एक Na है और एक Cl है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब ये NaCl था, इस NaCl के साथ जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, क्या कुछ शुगर को ऐड कर दूँ, या जो है वो इसमें कुछ जो है वो कि मिट्टी या रेत को ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, ये इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर जो है वो ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है थ्रू आउट। थ्रू आउट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैं जो है वो वाटर लेता हूँ, वाटर के बाद इसमें जो है वो मैं नमक डाल दूँ, और फिर मैं इसको देखूँ तो आपको जस्ट इसमें क्या नज़र आएगा, वाटर ही नज़र आएगा ना, नमक तो नहीं नज़र आ रहा ना, तो इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, थ्रू आउट सेम हो जाएगी। ठीक है, वो नमक जो था वो भी पानी जैसे ही बन गया, तो अब ये आपके पास क्या बन गया जी, होमोजेनस मिक्सचर। और अगर इस पानी में मैं बजाय इसके नमक डाल रहा हूँ, मैं इसमें मिट्टी या रेत ऐड कर दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसकी जो
शक्लो सूरत है वो थ्रू आउट जो है वो सेम नहीं होगी, बल्कि कुछ नीचे मिट्टी के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, कुछ उसमें जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वाटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम कंपोजिशन नहीं होती, नॉट सेम कंपोजिशन एंड हैव सेम कंपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक कलर, शेप, स्मेल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? मादे की फिजिकल स्टेट के मतलब होती हैं, ठीक है। मादा जो है वो 3 फिजिकल जो है वो बेसिकली स्टेट में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो ठोस है तो वो उसकी क्या है, वो उसकी फिजिकल स्टेट है। अब इसकी जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी आगे, ठीक है। यानी कि अगर NaCl की एग्जांपल ले लें तो ये ठोस है, H2O की एग्जांपल ले लें तो ये माया है, ठीक है। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी है NaCl की, और H2O की क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब्सटेंस अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब पानी की जो है वो कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। पानी की कोई ख़ास शेप भी नहीं होती, पानी का कोई ख़ास कलर भी नहीं होता, जबकि NaCl को अगर आप देखें तो वो वाइट कलर में मिलेगा, उसके जो है वो छोटे छोटे आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म में पाया जाता है, और स्मेल जो है वो उसकी ख़ास नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना हुआ है, पानी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो जो है वो क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, और एक जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब ये इसकी क्या है जी, कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या है, 2:1, ठीक है। दो हाइड्रोजन है और एक जो है वो इसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर इन दोनों को इकट्ठा रखें तो ये किस हालत में पाए जाते हैं, माया हालत में, ठीक है। और अगर आप इनको क्या कर दें जी, सेपरेट आउट कर दें, तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन भी गैस बन जाएगी। अब देखें कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है, जब दोनों मिले हुए थे तो माया हालत में थे, दोनों सेपरेट हो गए तो गैस हालत में आ गए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्सचर की, देखें, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस में एयर, हवा आपके पास बहुत ज़्यादा गैसेस मिक्स होती हैं। सॉल्ट वाटर मैंने एग्जांपल दी, शुगर वाटर। ब्रास क्या होता है, आपके पास जो सिक्के होते हैं, ठीक है, इसमें दो मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। सोल्यूशंस, ठीक है, जितने भी सोल्यूशंस आप बनाते हैं। हेट्रो में आपके पास मिट्टी की एग्जांपल आ जाएगी, सैंड एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। सम टाइम यू मस्ट लुक वेरी क्लोजली। यहाँ पे ये देखिए, ये आप इसमें पानी भी मौजूद होगा, ये हेट्रोजेनस होगा, और ये हेट्रोजेनस आपको ईच ऑफ एवरीथिंग सेपरेटली नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं वो किसकी हैं जी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज़ अ सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? वो चीज़ें जो सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके बनी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। और एलिमेंट जो होते हैं उनमें जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना। सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ठीक है। वो कहता है कि आप जो है वो किसी आम तरीके से उसको तोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखें, दो एक जैसे ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। O2 था ना, 1 and 2, O2, ठीक है, दो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है। अब इसको वो कहता है आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। ये आपके पास क्या, ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, नेक्स्ट वाला, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वो फाउंड विच एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक कौन सा है, बोरोमीन, और दूसरा कौन सा है, मरकरी, ठीक है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं। इसके बाद देखें आपके पास सिंबल है। सिंबल क्या होता है? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव विद सिंबल, ठीक है। एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया जाता है, विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि उस नेम का क्या होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, ठीक है। सिंबल्स की एग्जांपल्स मैंने नेक्स्ट पेज पे कोट की हैं। इसी तरह वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पर देखें, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी है उसे आप क्या कहते हैं, वैलेंसी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। कार्बन की कैपेसिटी क्या है कि ये चार जो है वो
एटम से मिल सकता है, तो ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। अब ये हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक एटम से मिल सकता है, जैसे यहाँ पर ये एक एटम से मिला, यहाँ पर भी एक एटम से, यहाँ पर भी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी थी 4। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाएँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है देखें ज़रा, 2 एटम के साथ, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और आप देखें कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है, जैसा कि ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, जो कि आउटर मोस्ट शेल के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें एग्जांपल्स मैंने आपकी बुक से कोट की हुई है, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम इतना लंबा लिखने की बजाय हम उसका सिंबल यूज़ करते हैं Na, ठीक है। अगर तो नाम जो है वो एक वर्ड पे मुश्तमिल है तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल ही होगा, और अगर 2 पे है तो पहला वर्ड कैपिटल, बाकी उसमें आगे जो वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। सोडियम है तो सोडियम का सिंबल Na होता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। पोटाशियम है तो पोटाशियम का सिंबल K होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह आपके पास सिल्वर है, ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, Ag है, और उसकी वैलेंसी भी क्या है, 1, ठीक है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2। इसी तरह आप जो है वो सबको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से किस एलिमेंट का सिंबल क्या है। फॉर एग्जांपल जिंक का सिंबल Zn है और उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। अब यहाँ पर आ जाएं जी, क्रोमियम पर आ जाएं, ठीक है। क्रोमियम का सिंबल क्या होगा, क्रोमियम का सिंबल ये Cr, सॉरी क्रोमियम ये ऊपर वाला है, और ये अमोनिया जिसको मैंने वो सर्कल किया, ये अमोनिया, ठीक है, NH4, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। और क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, Cr होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। इसी तरह आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर भी देखें आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है, As होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। इस तरह आपके पास कार्बन है, तो कार्बन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। तो ये आपने टेबल सारा याद करना है ताकि आपको वैलेंसीज भी याद हो जाएं और आपको इनके सिंबल्स भी याद हो जाएं। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।